हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैप्टर नंबर 11। ये बहुत ही खास चैप्टर है दोस्तों। इस चैप्टर में 3 सेक्शन है। सेक्शन नंबर 1 क्लोजिंग व्हेन एंड हाउ, सेक्शन नंबर 2 फ्रॉम अग्रीड टर्म टू अ फाइनल अग्रीमेंट, सेक्शन नंबर 3 ड्यू डिलीजेंस। तो दोस्तों ये बहुत ही अहम चैप्टर है। इतना सारा डिस्कशन करने के बाद, इतनी सारी एक्सरसाइज करने के बाद अब वो समय आ गया है कि आपका जानना ये ज़रूरी है कि अग्रीमेंट को या डील को कब और कैसे किस सॉफ्ट तरीके से क्लोज करना है। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि अग्रीमेंट के टर्म्स और कंडीशंस क्या होने चाहिए और उसके ड्यू डिलीजेंस के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करेंगे व्हेन पार्ट से कि कैसे किस मोमेंट पे डील को क्लोज करना है। कहीं ऐसा ना हो कि सारी बातें हो गई, सारी एक्सरसाइज हो गए, बहुत मेहनत हो गई और अंत में कुछ भी ऐसा आपके मुंह से निकल जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए कि डील क्लोज होते होते बात बिगड़ जाए। तो व्हेन पार्ट को मैंने कैटेगराइज किया हुआ है इसको 5 स्टेप्स में। तो 5 स्टेप्स की मदद से दोस्तों समझेंगे कि कब डील को क्लोज करना है। स्टेप नंबर 1 ऑल रिमेनिंग गैप्स हैव नैरोड। दिस मीन्स जितने भी मेजर जो डिफरेंसेस और डिसएग्रीमेंट्स या गैप होते हैं ना, वो दोनों पार्टीज के बीच में उन्हें एड्रेस एंड रिजॉल्व कर लिया गया हो। स्टेप नंबर 2 देयर कंसेशन और योर्स हैव ड्राइड अप। मतलब जो भी डिस्काउंटिंग या कंसेशन हुआ है नेगोशिएशन के दौरान दोनों पार्टी के द्वारा उसको फिर से स्नैप तरीके से मतलब फटाफट दोहरा लिया जाए ताकि पक्का हो जाए। इससे ये पता चलता है कि दोनों पार्टीज ने अपना अपना बेस्ट प्रस्ताव रखा था और जिसमें दोनों एग्रीड हैं और इससे ज्यादा एग्री होने की गुंजाइश अब नहीं बची है। Step number 3 you are at your target or limit. It means you have reached the point where you have either satisfied with the current term or can't make any more discounting or concession without exceeding your limits. Step number 4 implementation question start taking over. जैसे जैसे negotiation अपने अंतिम दौर में बढ़ता है वैसे वैसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का रिव्यू करना चाहिए, उनके इम्प्लीमेंटेशंस और एक्शंस को याद रखें। ऐसी कोई भी बात बिल्कुल अपने मुंह से ना निकालें जो लूज टॉक की तरफ ले जाए और डील पोस्टपोन हो जाए। स्टेप नंबर 5 बॉडी लैंग्वेज। याद रखें कि बॉडी लैंग्वेज और एनर्जी में अचानक से बदलाव ना हो, यानी सेम एनर्जी लेवल को मेंटेन रखें आखिर तक। बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि सभी लोग एक्टिव हैं और इससे चर्चा में सीरियसनेस का पता चलता है। सो दोस्तों अब बात करते हैं हाउ पार्ट की। सो हाउ पार्ट को भी हम 3 स्टेप्स की मदद से समझेंगे, जानेंगे। स्टेप नंबर 1 समराइज थिंग्स एंड अग्री। मतलब अग्रीमेंट में जितने भी की पॉइंटर्स हैं उन्हें समराइज करें और उस पर सहमति लें दूसरे पक्ष की। आई कांटेक्ट बनाते हुए मजबूत स्पष्ट भाषा का उपयोग करके ये पक्का करें कि दोनों पक्ष नेगोशिएशन की समझ पर ही हैं। स्टेप नंबर 2 कंसीडर लास्ट कंसेशन। नेगोशिएशन के दौरान बची हुई दूरी को छूने में या उसे मिटाने के लिए आखिरी कंसेशन मतलब डिस्काउंट देने पर या करने पर विचार करें और ये आखिरी तुर्क का इक्का होगा। इसको ऐसे पेश करें कि आखिरी डिस्काउंट अग्रीमेंट क्लोज करने में पूरी तरह से मददगार साबित हो। स्टेप नंबर 3 मेक अ फाइनल ऑफर। अगर लास्ट कंसेशन से भी बात ना बने तो कॉन्फिडेंस के साथ मजबूत ढंग से आखिरी प्रस्ताव पेश करें, अपनी डायरी पेपर पेन वगैरह क्लोज करें और याद रखिए कि एक आखिरी मौका अपनी कंपनी या टीम सीनियर्स वाला जो मैंने बीच में डिस्कस किया था सेविंग फेस वाला बचा के रखें। और यही सही समय है जब आपको अपने सीनियर्स के साथ अपनी टीम के साथ डिस्कशन करके मजबूत तरीके से अपने पक्ष को रखें। आपका पेन और पेपर कागजात क्लोज करने का मतलब ये सीधा संकेत है कि ये आखिरी डिस्काउंट है। दोस्तों इस स्टेप नंबर 3 के अंदर भी मैंने 2 पॉइंटर्स बनाए हुए हैं। तो इस स्टेप नंबर 3 को थोड़ा सा और इलोबरेट करेंगे, थोड़ा सा और इसको अंदर घुस के समझेंगे 2 पॉइंटर की मदद से। तो पॉइंट नंबर 1 इफ दे डोंट एक्सेप्ट इट एंड यू स्टिल वांट टू कंटिन्यू। यदि सामने वाली पार्टी आपका फाइनल ऑफर एक्सेप्ट नहीं करती है और फिर भी आप कंटिन्यू और नेगोशिएशन करना चाहते हैं या ये डील आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आप इस डील को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो ठीक इसी समय आपको एक छोटा सा ब्रेक लेना है ये कहकर कि मैं मेरे टॉप मैनेजमेंट से बात करता हूं, आपने जो ये बात रखी है इसके ऊपर, जो आपने डिस्काउंट मांगा है इसके ऊपर। तो आपको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मतलब एक 5-10 मिनट के लिए बाहर जाना है, थोड़ा सा वॉक करना है, फोन पे बात करना है या नहीं भी करना है किसी भी कंडीशन में, 10 मिनट्स 5 मिनट्स जो भी
अप्रोप्रिएट टाइम हो, उसके बाद वापस से आना है। और हो सकता है आपके उठ के जाने के टाइम, वॉक करने के टाइम या आने के दौरान, इस बीच में आपको यस बोल दे सामने वाली पक्ष जो है, क्योंकि आपने ऑलरेडी संकेत दे दिया था अपने पेपर और पेन क्लोज करके कि ये आपका आखिरी डिस्काउंट था, उठने के पहले वाला जो डिस्काउंट था वो आखिरी था, राइट। तो ये था पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यदि सामने वाला पक्ष डील स्वीकार कर लेता है इस शर्त पर कि फ्यूचर में वो और ज्यादा डिस्काउंट चाहेगा, तो उनकी इस रिक्वेस्ट को आप बिना टाइम लिए हुए यस कहेंगे और डील को पक्का करेंगे। डील चाहे यस हो या नो हो, किसी भी कीमत पर आप उनके टच में रहें और फॉलोअप में रहें। तो दोस्तों, व्हेन एंड हाउ के समय खास तौर पर आपको थ्रेट अंदाज में, यानी धमकी के अंदाज में सामने वाले पक्ष से बिल्कुल बात नहीं करनी है। अगर सामने वाला पक्ष आपको कुछ थ्रेट वे में बात कर रहा है तो आपको सिंपली एकदम काम रह के, एकदम कूल रह के, शांति से उसको इग्नोर करना है। सो थ्रेट इग्नोर्स एंड अल्टीमेटम, इसके कॉन्टेक्स्ट में मैंने 6 पॉइंट्स को, छोटे छोटे पॉइंट्स को बनाए हुए हैं। पॉइंट नंबर 1, धमकी, यानी आपको ऐसा लगता है कि ये सामने वाले की शक्ति का प्रदर्शन हो सकता है या प्रतीक हो सकता है, यानी वो पावर दिखा रहा है, हेकड़ी दिखा रहा है, लेकिन ये उसकी एक्चुअली कमजोरी होती है। अगर आपको ये धमकी सामने वाले विपक्ष के द्वारा मिल रही हो तो ऐसी स्थिति में आप उनकी स्थिति का समर्थन करें, बस आप सर हिलाकर उनकी सहमति में सहमति मिलाएं। और धमकी के समय सिंपली आप यूज करें आई फील, आई फेल्ट, आई फाउंड जैसे शब्दों का प्रयोग करके सिचुएशन को आप मैनेज करें। ड्यूरिंग द नेगोशिएशन और ड्यूरिंग व्हेन एंड हाउ अपनी बॉडी लैंग्वेज का बहुत ही खास ध्यान रखें। मेक अ नोट ऑफ सडन रिस्पॉन्सेस और क्वेश्चंस। सहयोग यानी सपोर्ट और समझदारी की कला को मेंटेन रखें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसी चैप्टर के सेक्शन नंबर 2 की। तो दोस्तों, ये ऐसा पार्ट है जहां पे डील क्लोज होने के बाद लोग खुशी में यह भूल जाते हैं कि अग्रीमेंट में क्या क्लॉजेज होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड अग्रीमेंट होता है, उसी को शेयर कर देते हैं, डेट वगैरह चेंज करके, क्लाइंट का नाम चेंज करके। आपको यहाँ पे ये समझना चाहिए या ये नहीं भूलना चाहिए कि जो डिस्कस्ड पॉइंटर्स हैं, जो मीटिंग में डिस्कस हुए थे, उनको आप उन पॉइंटर्स को उसमें हाईलाइट कीजिए। और अगर आप लाइसेंसर हैं तो सबसे पहले, लाइसेंसर मतलब जो अपनी सर्विस को आउटसोर्स करता है, यानी जो मालिक होता है, तो अग्रीमेंट का ड्राफ्ट पहले आप तैयार कीजिए, रादर देन कि पहले कौन करे, पहले मैं करूंगा या आप भेज दीजिए, नहीं मैं भेजता हूं। ये चीजें, इन चक्करों में डील को पोस्टपोन नहीं करना है। इसके अलावा जो फायदे नुकसान के पॉइंटर्स हैं वो अच्छे से समराइज कीजिए। लाइक एग्जिट ऑप्शन को देखिए, डिस्प्यूट का पैराग्राफ इज आल्सो इंपॉर्टेंट, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पेमेंट टर्म्स, जो कि एकदम क्लियर एंड क्रिस्टल डिफाइन होना चाहिए ड्राफ्ट में। टैक्सेस का पैराग्राफ जरूर देखें, लाइक टीडीएस, जीएसटी और क्या क्या टैक्सेस हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने लीगल एडवाइजर पे कभी भरोसा मत कीजिए आंख बंद करके, चाहे वो आपका खुद का एम्प्लॉय हो, एडवोकेट, या थर्ड पार्टी से आपने कोई वेंडर है उससे आपने अगर सर्विसेज ले की रखी हुई हैं, कभी भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। उसने जो ड्राफ्ट रेडी किया है और आपने जो पॉइंटर्स बताए हुए हैं, उन्हें वापस से ईमेल करवा के रिव्यू कीजिए, उन्हें खुद आप अप्रूव कीजिए। अप्रूवल की अथॉरिटी लीगल एडवाइजर को आप अपने एडवोकेट को मत दीजिए, ये बहुत बड़ा गैप हो जाएगा अदरवाइज। क्योंकि वो लीगल एडवाइजर या आपका, सपोज कीजिए आपका एम्प्लॉय है, आज आपके साथ है, कल उसे किसी और कंपनी में लीगल हेड का या लीगल के डिपार्टमेंट में कोई भी डिजिग्नेशन का ऑफर आया, वो आपके साथ नहीं रहेगा, बट वो जो क्लाइंट है वो हमेशा आपके साथ रहेगा। इसलिए आंसरेबल आप होंगे, वो नहीं होगा। दूसरी चीज, जब भी आप ये अग्रीमेंट को ईमेल करेंगे, ईमेल बॉडी में जो हाईलाइटेड पॉइंटर्स हैं, यानी जो डिस्कस्ड पॉइंटर्स हैं, उनका समराइज करके लिखिए ईमेल बॉडी में। अटैचमेंट के साथ में, अटैचमेंट तो आप कर ही रहे हैं, जो भी अटैचमेंट के अंदर जो मेन पॉइंटर्स हैं उन्हें ईमेल बॉडी पे भी आप हाईलाइट कीजिए, ताकि आपके सामने जो क्वेश्चंस हैं वो कम आए, क्वेरीज कम आएंगे, और ये चीज हेल्प करेगी अग्रीमेंट साइन करने में। और मान लीजिए कुछ पॉइंटर्स पे थोड़े बहुत अगर मतभेद हैं भी, तो उन्हें डिस्कस्ड करके म्यूचुअली उनको करेक्शन कर लीजिए। और 2 कॉपी सेट निकालिए अग्रीमेंट के, एक साइंड कॉपी आपके पास होना चाहिए, सेकेंड साइंड कॉपी क्लाइंट के पास होना चाहिए, यानी सामने विपक्षी पार्टी के पास।
तो दोस्तों अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 3 की। ड्यू डिलिजेंस इम्पॉर्टेंट नहीं है बल्कि सुपर इम्पॉर्टेंट। ड्यू डिलिजेंस के बारे में आप में से कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं छोटा सा ब्रीफ कर देता हूं कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है नेगोशिएशन में, ट्रांजैक्शन में, या किसी एग्रीमेंट में, या किसी भी इंटरवेंशन अगर होता है दो पार्टी के बीच में, तो ड्यू डिलिजेंस का फैक्टर कितना बड़ा है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं पहले, फिर आगे इसके स्टेप्स में जाएंगे, फिर आगे इसके पॉइंटर्स की बात करेंगे हम। तो दोस्तों ड्यू डिलिजेंस को आप ऐसा समझिए कि ये एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन है, रिसर्च या एनालिसिस या ऑडिट होता है। ये किसी इंडिविजुअल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का होता है बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस या ट्रांजैक्शन। ये कई सिनारियों में अप्लाई होता है, जैसे किन्हीं दो कंपनी का मर्जर हो, या किसी कंपनी का एक्विजिशन हो, या फंड रेजिंग हो, या कोई रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन हो, या कोई पार्टनरशिप, हायरिंग, थर्ड पार्टी एग्रीमेंट वगैरह होता है। तो ड्यू डिलिजेंस के होल प्रोसेस के दौरान रिलेवेंट इंफॉर्मेशन गैदरिंग की जाती है, जैसे रिस्क हो गया, बेनिफिट फैक्टर हो गया, इन सब का असेसमेंट किया जाता है बिफोर एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर वेंचर। इसे आप ऐसे समझिए कि आपको 1 लाख रुपए चाहिए अपने पेरेंट्स से कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए, तो जाहिर सी बात है आपके पेरेंट्स, फादर हो, मम्मी हो, कोई भी हो, देने से पहले वो 10 बार सोचेंगे। क्या क्या सोचेंगे? वही ड्यू डिलिजेंस है, मैं आपको बता देता हूं। वो सोचेंगे कि यार ये डूबेगा तो नहीं, ये कहाँ पे पैसा लगाने जा रहा है, इसमें कितना रिस्क फैक्टर है, इसके टैक्सेस की क्या लाइबिलिटी हो सकती है, इसके कंप्लायंस क्या हो सकते हैं, मार्केट में इसकी डिमांड है कि नहीं। आप यकीन नहीं करेंगे, ये चीज़ें उनके मन में चलेंगी, आपको शायद बताएंगे नहीं, हो सकता है आपसे थोड़ा बहुत ही पूछेंगे ऊपर ऊपर से, लेकिन उनके मन में ये चीज़ चलेगी और बैकग्राउंड में उनका वेरिफिकेशन का प्रोसेस, ऑडिट का प्रोसेस, असेसमेंट का प्रोसेस, एनालिसिस का प्रोसेस, ये चलता ही रहेगा। तो इसी को हम ड्यू डिलिजेंस बोलते हैं। अगर उन्होंने पाया कि सब ओके यार, इसकी जो डिमांड है 1 लाख रुपए में बिजनेस शुरू करेगा, अब मुझे देना है, ये कंफर्म कर लिया मैंने, सारे चेक्स, मेरे चेक्स ओके, रिमार्क, चेकलिस्ट पूरी ओके है, अब मैं इसको 1 लाख रुपए दे दूंगा। तो इसी को हम ड्यू डिलिजेंस बोलते हैं, ताकि सारे पैरामीटर्स फुलफिलमेंट हैं, कोई रिस्क नहीं है। तो जो बेसिकली इसका फंडामेंटल पर्पस होता है वो मिनिमाइज करने का होता है किसी अनसर्टेनिटी को। जो इंफॉर्मेशन जुटाई गई है या गैदर की गई है ड्यू डिलिजेंस के जरिए, वो फंडामेंटली साउंड हो। तो जब भी आपका ड्यू डिलिजेंस से सामना हो तो याद रखें कि बचाव की मुद्रा में न रहें या रक्षात्मक रवैया ना अपनाएं, बल्कि आपसे जो भी पूछा जा रहा है, जो भी डिटेल आपसे मांगी जा रही है, वो डिटेल्स को आप प्रोवाइड कीजिए और खुले दिल से, खुले मन से, ओपन एकदम आंसर कीजिए। दोस्तों अगर आपको ड्यू डिलिजेंस की बहुत बड़ी मेरे पास पीडीएफ है, पूरा वर्किंग है मेरे पास, अगर आपको, आप में से किसी को भी चाहिए ड्यू डिलिजेंस के कंटेंट चाहिए, पूरी पीडीएफ मैं ईमेल कर दूंगा। यू कैन राइट मी एट reach us @sultankhan.in. So see you in the next and last chapter, number 12, how to re-engage your old inactive clients. Thank you.